जुनैद अब चाहता था कि वो जल्द सहरबानो के पास चला जाए। जब से इसने सहरबानो को देखा था और इसके इल्म में ये बात आई थी कि वो कहाँ रहती है, इसके अंदर की बेचैनी में इजाफा हो गया था। अब वो इस जगह से जाना चाहता था। वो इस ड्रामे को खत्म करना चाहता था। सहरबानो के पास करेंसी भी थी और कीमती हीरे भी थे। वो नई जिंदगी का आगाज करना चाहता था। जुनैद अपने कमरे में टहल रहा था। अभी कुछ देर कबल ही वो बाहर से वापस आया था। इसने बशारत से बहाना किया था कि इसके पेट में हल्की दर्द हो रही है। वो कुछ देर चहलकदमी करना चाहता है। ये एक बहाना था। वो दरअसल ये देखना चाहता था कि जब वो बाहर जाता है तो कौन कौन सी नजर इसके ताक़ुब करती है। इसके अलावा अगर इस जगह से फरार होता है तो वो कौन सा रास्ता इख्तियार कर सकता है। रात के अंधेरे में इसने कई बार अपनी गर्दन किसी न किसी बहाने दाएं बाएं घुमाकर देखा था। इसे ऐसा कोई दिखाई नहीं दिया था जो किसी बहाने से इसकी निगरानी कर रहा हो। जुनैद को इत्मीनान हो गया था कि मंजूर के अलावा कोई ऐसा नहीं है जो इसकी निगरानी पर मामूर हो। इसका साफ मतलब था कि इस गांव में आने से कबल जो बातें मंजूर और मेरे खलील ने की थी वो सरासर झूठ थी। इस तरफ से इत्मीनान कर लेने के बाद इसने ये भी देख लिया था कि वो भागकर किस तरफ जा सकता है। बातों बातों में जुनैद ने बशारत से ये भी पूछ दिया था कि रास्ता किस तरफ जाता है। बशारत ने बड़ी तफसील से बताया था कि रास्ता नहर की तरफ जाता है। इस नहर को अगर अबूर कर लिया जाए तो सामने दरख्तों के झुंड शुरू हो जाते हैं और फिर इनके बाद सामने सड़क आ जाती है जो शहर की तरफ जाती है। जुनैद और बशारत के साथ मंजूर ऐसे चल रहा था जैसे वो बहरा हो, लेकिन वो इनकी बातों पर ध्यान देने के बजाय अपने ही ख्यालों में मखमूर इनके साथ चल रहा था। लेकिन इसके कान इनकी बातों पर ही मरकूज नहीं थे, बल्कि वो इनकी बातों का मतलब भी अक्स कर रहा था। वापिस आकर जुनैद ने फैसला कर लिया कि वो मौका मिलते ही इस जगह से फरार हो जाएगा। मुश्ताक अहमद के ऑफिस का पता इसके ज़हन में था। वो आसानी के साथ वहां पहुंच सकता था। इसके बाद सहरबानो के पास वो किसी भी बहाने से जा सकता था। जुनैद अभी इन्हीं ख्यालों में था कि इसके दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। जुनैद ने रुककर दरवाजे की तरफ देखा। वो फिर इसकी निगाह दीवार के साथ लगे क्लॉक पर चली गई। रात के 10:30 बजे का वक्त था। गांव की गलियां खामोश और वीरान थी। इस हवेली में भी ऐसा सुकून था जैसे या कोई इंसान न बसता हो। जुनैद ने दरवाजा खोला तो एकदम चौंक पड़ा। सामने सुंबल खड़ी थी। इसके कंधे पर इसका पालतू तोता भी था। जुनैद दरवाजा खोलकर इसके तो दम बखुद देख ही रहा था कि सुंबल ने खुद ही इसको एक तरह हटाया और अंदर चली गई। जुनैद ने दरवाजे को बंद करते हुए कहा, तुम इस वक्त क्यों आई हो? मेरे आने से डर लग रहा है। सुंबल मुस्कुराकर लापरवाही से बोली, जानती हो किस वक्त अभी किसे देख ले तो क्यामत आ जाएगी। जुनैद की वहीश निगाहें इस पर मरकूज थी। आपको इस क्यामत का अंदाजा नहीं जो मेरे दिल में बरपा है, सुंबल ने कहा। प्लीज तुम जाओ। जुनैद ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। अगर मैं ना गई तो, सुंबल ने कहकर अपनी गर्दन ऐसे हिलाई जैसे वो इसको छेड़ रही हो। मैं किसी मजाक के मूड में नहीं हूँ, जुनैद ने कहा। मैं भी आपसे संजीदा ही बात करने आई हूँ। पहली बार सुंबल के चेहरे से मुस्कुराहट मासूम हुई। बात करनी है तो सुबह आना। जुनैद इसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। सुबह बात आप तक पहुंच जाएगी, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ ताकि आपको पहले से इल्म हो सके, सुंबल ने कहा। बात क्या है? जुनैद को भी कुछ हैरानी सी हुई। मैंने अपनी माँ से सारी बात कर ली है। उनको बता दिया है कि मैं आपको पसंद करती हूँ और आपसे शादी करना चाहती हूँ। सुंबल की आंखें जुनैद की आंखों पर जमी हुई थी। इसकी बात सुनकर जुनैद चौंका। मुझसे मोहब्बत करती हो? हाँ, 2 दिन में मुझसे मोहब्बत हो गई। मोहब्बत भी ऐसी के मुझसे शादी करने का फैसला भी कर लिया, जुनैद बोला। मोहब्बत होने के लिए 2 लम्हे बहुत होते हैं, सुंबल ने कहा। तुम 2 दिन की बात करते हो। जुनैद ने इसके देखकर अपने होठों पर तबस्सुम की लहर अया करते हुए कहा, तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है, तुम्हें इस वजूद से मोहब्बत नहीं है और तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। ये तुम क्या कह रहे हो? सुंबल हैरानी से बोली। आज तुम्हें आईना दिखाने लगा हूँ। ये हकीकत तुम पर वाज़ेह करने लगा हूँ कि तुम्हें किस चीज़ से मोहब्बत है। तुम्हें शहर से मोहब्बत है। उस जिंदगी को चाहती हो जो लोग शहर में गुजारते हैं। तुम इस चीज़ से मोहब्बत करती हो जिससे तुम दूसरों से मुमताज़ दिखाई दो। और तुम्हारे ख्याल में इन गाँव वालों पर बर्तरी का तरीका यह है कि इन लोगों में रहकर सांस लेने के बजाय शहर के माहौल में रच बस कर इन पर अपना आला होने का रोब डाल सको। सुंबुल का चेहरा मतानत में डूब गया था और इसकी निगाहें इसके चेहरे पर मरकूज थी। ऐसी बातें इससे कबल किसी ने भी सुंबल से नहीं की थी। जुनैद फिर बोला, मैं अगर इसी गांव का रहने वाला होता, मेरा चेहरा भी यही होता, मेरे पास तालीम भी होती, तो क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती? बिल्कुल भी नहीं करती, क्योंकि तुम पढ़े लिखे खूबसूरत लड़के को नहीं बल्कि शहर को चाहती हो जो तुम्हारा ख्वाब और जुनून है। सुंबुल की सांस तेज हो गई थी। इसे गुस्सा भी आ रहा था। शायद इसकी वजह यह थी कि जुनैद जो भी कह रहा था वो सच था और सच बर्दाश्त करना हर किसी का ज़र्फ नहीं होता। जुनैद ने फिर कहा, सुंबुल बीबी, इस हकीकत को तस्लीम करो,
और इसी गांव के किसी अच्छे लड़के को अपना जीवन साथी बना लो। फिर जब तुम्हें इससे मोहब्बत हो गई तो वो मोहब्बत होगी, क्योंकि इस मोहब्बत में कोई और चीज़ हायल नहीं होगी, ना शहर की जिंदगी। सिर्फ वही होगा जिससे तुम्हें मोहब्बत होगी और वो तुम्हारा जीवन साथी होगा। तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो। सुंबुल की जुबान जबरदस्ती अल्फाज बोल रही थी। शायद वो कुछ और कहना चाहती थी। शायद वो ये कहना चाहती थी कि मेरे अंदर की आवाज़ भी वही है जो तुम कह रहे हो। अभी मैं बोला ही नहीं हूँ, वरना हकीकत का पर्दा और भी उठ जाता। जुनैद ने कहा, बेहतर है कि अब तुम मेरे कमरे से चली जाओ और जो मैंने कहा इस पर सोचो, और ये भी याद रखो कि तुम मलिक सादिक की इज्जत हो। अपने जुनून और ख्वाहिशों की गुलामी में इस तरह किसी की दहलीज पार मत करना। दिन का उजाला स्याही बनकर तुलू हो। सुंबल इसकी तरफ देखती रही। इसके चेहरे तो ना तो यह याद था कि गुस्से में है और ना ये पता चलता था कि वो क्या सोच रही है। कुछ कहने के लिए इसने 2 बार मुंह खोलना चाहा, लेकिन जुबान और अल्फाज में खलीज आ गई थी। वो कमरे से निकल गई। कमरे का दरवाजा बंद हो गया था। जुनैद अपनी जगह खड़ा इस दरवाजे को देखता रहा और फिर इसके जिस्म में हरकत हुई। वो पलंग पर बैठ गया। वो अपने आप से कह रहा था कि वो किसी की इज्जत को पामाल नहीं कर सकता। वो मलिक खलील के इंतकाम का हिस्सा बनकर किसी मासूम के सर से दुपट्टा नहीं खींच सकता। वो ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे एक माँ नजरें चुराने पर मजबूर हो जाए और बाप की निगाहें झुक जाएं। वो सुंबल को इसी 4 दीवारी से बाहर नहीं ले जाएगा। वो अकेला ही चला जाएगा। कुदरत ने सहरवानों को मिला दिया था और अब वो इसके पास जाने के लिए मुस्तरिब है। सुंबल सीधी अपने कमरे में चली गई थी। इसके साथ वाले चारपाई पर इसकी माँ लेटी हुई थी। इसकी माँ नींद में थी। कब सुंबल उठकर कमरे से गई और कब वापस आई, इसे कुछ खबर नहीं थी। सुंबल बहुत लापरवाह लड़की थी। अपनी जिद पर कायम रहने वाली और अपनी हर बात को मनवा कर दम लेने वाली सुंबल कभी किसी बात पर रंजीदा नहीं होती थी। लेकिन आज जुनैद की बातों ने इसे सोचने पर मजबूर कर दिया था। जब से इसने होश संभाला था, अपने ख्वाबों के पीछे ऐसे ही भागती रही थी जैसे कोई जुगनू का पीछा करता है। इसने अपने दिल में अपनी अलग दुनिया बसाई हुई थी। आज पहली बार किसी ने से कुछ ऐसा कहा था कि वो सोचों में उलझ गई थी। अपने आप से एक ही सवाल कर रही थी, क्या वाकई वो शहर से मोहब्बत करती है? किसी इंसानी वजूद से भी इसकी मोहब्बत महज इसलिए है कि वो शहर का रहने वाला है। रात का हमसफर चांद धीरे धीरे चलता हुआ दिन के उजाले के साथ ही जाने कहाँ गायब हो गया और सूरज ने अपनी आंखें खोल ली। नए दिन का आगाज हो गया था। नींद की वादी से निकलकर सभी एक नए दिन में दाखिल हो गए थे। सुंबल की माँ फजर की नमाज के बाद इस कमरे में नहीं आई थी। वो नमाज पढ़ने के बाद कुरान पाक पढ़ने में मशगूल हो जाती थी और फिर इसके हाथ में तस्बीह आ जाती तो वो इर्द गिर्द से बेनियाज हो जाती थी। सुंबल की आंखों में नींद नहीं आई थी। वो सारी रात जागती रही और इसकी सोच का महवर जुनैद की बातें थी। वो बातें जिन पर सुंबल को कई बार गुस्सा आया था, लेकिन आखिरकार वो अपने आप से ही कहने पर मजबूर हो गई कि जुनैद ने जो भी कहा वो सच है। जब पहली बार इसे पता चला था कि जुनैद इस हवेली में आया है तो इसे इस बात ने मुतासिर किया था कि वो शहर से आया है। वो एक शहरी बाबू को देखकर दमबखुद हुई थी। इसे जुनैद को देखकर खुशी नहीं हुई थी, बल्कि इसलिए खुशी हुई थी कि शहर से आने वाला वो खूबसूरत नौजवान इसे भी अपने साथ शहर ले जाएगा। इसने तो जुनैद से मोहब्बत की ही नहीं थी। वो मोहब्बत नहीं थी, वो तो कई सालों से इसके दिल के अंदर दफन वो जुनून था जो बाहर निकला था। सुंबल अपनी जगह से उठी और दीवार के साथ लगे आईने के सामने खड़ी हो गई। वो कुछ देर तक इसी तरह अपने आप को देखती रही। फिर इसने पलंग पर दुपट्टा पड़ा उठाया और इसे ओढ़कर बोली, सुंबल बीबी इस तरह किसी के सामने नहीं जाते, वो अपना नहीं खैर है। जुनैद की निगाहें सामने दरख्त की एक शाख पर बैठी हुई उस चिड़िया पर थी जो फुदक कर कभी उस शाख से उस शाख की तरफ आ जा रही थी। इसके पास बशारत बैठा हुआ था और एक तरफ मंजूर खड़ा था। बशारत की निगाहें जुनैद पर थी, जबकि मंजूर ये जानने की कोशिश कर रहा था कि जुनैद का ध्यान किस तरफ है। जुनैद साहिब। कुछ देर के बाद बशारत ने जुनैद का बाजू पकड़कर हिलाया तो जुनैद एकदम चौंक गया। मैंने कुछ पूछा था और आप जवाब देने के बजाय कहीं खो गए हैं। क्या पूछा था आपने? जुनैद ने सवाले निगाहों से देखा। बशारत मंजूर की तरफ देखकर हंसा। लो, ये तो भूल भी गए कि मैंने क्या पूछा था। मंजूर तुम बताओ भाई, मैंने क्या पूछा था? इन्होंने पूछा था कि कल फैक्ट्री की बुनियाद रख दें। मंजूर ने बशारत का सवाल दोहराया। मंजूर तुम मुझे 1 कप चाय का बनाकर पिला सकते हो? मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छी चाय बना लेते हो, जुनैद ने कहा। यह आपने सही सुना है, मंजूर चाय बहुत अच्छी बनाता है। मंजूर तुम 2 कप चाय बनाकर लाओ, बशारत एकदम बोला। मंजूर इस जगह से जाना नहीं चाहता था, लेकिन वो कुछ कह भी नहीं सकता था, इसलिए वो बादल नखास्ता बोला, जी बेहतर। मंजूर कहकर इस जगह से चला गया। जुनैद का यही मकसद था कि मंजूर इस जगह से चला जाए। इसके जाते जुनैद ने बशारत की तवज्जो होते हुए पूछा,
एक सवाल पूछूं? 10 पूछे हैं, बशारत ने खुश होते हुए कहा। आप जानते हैं कि घर की बुनियाद किस चीज से मजबूत होती है? जुनेद ने सवाल किया। बशारत ने फौरन जवाब दिया। इस सवाल का भी कोई मुश्किल जवाब है? आसान सी बात है, घर वही मजबूत बुनियाद पर खड़ा होता है जहाँ दौलत हो। कभी तुमने इस इंसान को देखा है जो दिन भर सख्त मेहनत करता है, अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी बीवी और बच्चों के लिए पैसा कमाकर घर लेकर जाता है, फिर रात को जब इसकी बीवी इसकी मेहनत की कमाई से रोटी बनाकर इसे देती है और बिस्तर पर लेटते ही जब इसकी औलाद अपने बाप की टांगों को दबाती है तो वो दिन भर की सारी मुशक्कत भूल जाता है और दूसरे दिन की मुशक्कत के लिए फिर तैयार हो जाता है। इसे राहत इस चीज से नहीं मिलती जो पैसा कमाकर वो घर ले गया हो, बल्कि इसकी राहत का सामान इसकी बीवी और बच्चे होते हैं। यही इस घर की मजबूत बुनियाद होती है। बशारत इसकी बातों में खोया हुआ था। जुनैद ने कुछ तवक्कुफ के बाद फिर कहा, कितने बदनसीब है वो लोग जो दौलत में सुकून तलाश करने के लिए अपने रिश्तों को घर की तहलीज से पार कर देते हैं। बात ऐसी थी कि बशारत की सीधे दिल पर लगी और वो चौंके बगैर नहीं रह सका। ऐसा था जैसे इसके दिल को किसी ने पकड़कर झंझोड़ दिया हो। जुनैद अपनी बात कहकर कुर्सी के साथ टेक लगाकर बैठ गया था। इसकी निगाहें बशारत के चेहरे पर और कभी सामने दरख्त की उस शाख पर चली जाती थी जहाँ अब चिड़िया अपने नर के साथ फुदक रही थी। जब मंजूर चाय के 2 कप लेकर आया तो जुनैद उठकर खड़ा हो गया और मंजूर से ये कहकर चला गया, चाय तुम पी लो। मंजूर हैरान इसे जाता हुआ देखता रह गया। फिर जब इसकी निगाह बशारत पर गई तो वो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। मंजूर सोचने लगा कि जुनैद ने ऐसा इसे क्या कह दिया है कि बशारत कहीं खो ही गया है। रात का अंधेरा फैल गया था। जुनैद इस हवेली से भागने के लिए तैयार था। इसने अपने कमरे की खिड़की से झांका, फिर कमरे का दरवाजा खोलकर आहिस्ता से बाहर निकल गया। हवेली में जो जाग रहे थे वो अपने कमरे में बंद थे। हवेली के मुलाजिम भी कामकाज से फारिग होकर चारपाइयों पर ढेर हो गए थे। जुनैद बगैर कदमों की आहट पैदा किए मेन दरवाजे तक पहुंचा और आहिस्ता से खोलकर इसने एक बार बाहर झांका। चौकीदार गेट के पास मौजूद नहीं था। जुनैद तेजी से लकड़ी के बने गेट के पास पहुंचा और इसे खोलकर वो बाहर निकल गया। बाहर निकलकर इसने दाएं बाएं देखा। गलियां सुनसान और अंधेरे में डूबी हुई थी। जुनैद हवेली से बाहर निकलते ही एक तरफ भाग खड़ा हुआ। इसके भागने की रफ्तार तेज होती जा रही थी। फिर वो पूरी कुव्वत से भागने लगा। गांव की गलियां सुनसान थी। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ जाती थी और आवाजों के बीच चौकीदार की तेज सीटी की आवाज सुनाई दे जाती थी। जुनैद उसी रास्ते पर भाग रहा था जो इसने देखा था। वो भागते भागते नहर के किनारे पहुंच गया। वो नहर अबूर करने के लिए इस पुल को तलाश में था जो लकड़ी का बना हुआ था। वो नहर के किनारे भाग रहा था। इसकी मुतलाशी निगाहें लकड़ी के पुल की तरफ थी। फिर इसे पुल भी दिखाई दे गया और इसने पुल के जरिए नहर अबूर कर ली। नहर अबूर करके वो मुतमईन हो गया था। अब वो आसानी से इस गांव को छोड़कर शहर की तरफ जाने वाली सड़क पर पहुंच जाएगा और फिर शहरबानों से मिलना इसके लिए मुश्किल नहीं होगा। जुनैद सड़क की तरफ जाने के लिए भाग जरूर रहा था, लेकिन इसकी रफ्तार अब इतनी तेज नहीं थी। जुनैद अभी कुछ दूरी गया होगा कि अचानक एक तरफ से मिट्टी की धूल उड़ाती जीप आकर इसके सामने खड़ी हो गई। अंदर कौन था जुनैद देख नहीं सका और वो अचानक जीप देखते ही देखते अपना रुख तब्दील करके दूसरी तरफ भागने लगा। जुनैद भाग रहा था और जीप इसके ताक़ुब में थी। इसके ताक़ुब में आने वाली जीप की हेडलाइट्स का फायदा जुनैद को भी हो रहा था कि इसे रास्ता साफ दिखाई दे रहा था। इसे भागने में आसानी हो रही थी, लेकिन वो जगह खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। भाग दौड़ का सिलसिला जारी रहा और एकदम जीप इसके सामने आड़ी तिरछी खड़ी हो गई। इसके साथ ही जीप के अंदर से 3-4 आदमी बाहर निकले और जुनैद की तरफ भागे। जुनैद उनसे बचने के लिए दूसरी तरफ भाग खड़ा हुआ। वो इन आदमियों में घिर गया था। भाग कर निकल जाना जुनैद के लिए मुश्किल हो गया था। आखिरकार इन 4 आदमियों ने जुनैद को काबू में कर लिया। जुनैद इनसे अपने आप को छुड़ाने की मुजाहमत करने लगा। इसकी मुजाहमत बेकार गई और उन्होंने जुनैद के मुंह पर बोरी डालकर इसके हाथ पांव पीछे की तरफ बांध दिए और फिर जुनैद को जीप में डाल दिया। जुनैद चिल्लाने लगा, छोड़ो मुझे, छोड़ो। एक ने इसके मुंह से बोरी उतारी और दूसरे ने इसी वक्त जबरदस्ती इसका मुंह खोलकर अंदर कपड़ा ठोंसा और मुंह पर कपड़ा बांध दिया। जुनैद की आवाज इसके हलक में ही घुट गई। फिर जुनैद की आंखों पर पट्टी भी बांध दी गई। जुनैद ना तो बोल सकता था और ना ही वो देख सकता था। वो सब जीप में सवार हुए और जीप एक तरफ चल पड़ी। रफ्ता रफ्ता जीप अंधेरे में गुम हो गई। मलिक सादी को सुबह इस बात का इल्म उस वक्त हुआ जब मुलाजिम इसके कमरे में गया तो कमरा खाली था। मुलाजिम का ख्याल था कि वो शायद बाथरूम में है। कुछ देर इंतजार करने के बाद जब वो फिर इसके कमरे में गया तो कमरे में जुनैद फिर दिखाई न दिया तो मुलाजिम ने बाथरूम की तरफ मुंह करके आहिस्ता से आवाज दी, बाऊजी, ओ बाऊजी। बाथरूम से कोई आवाज और किसी किस्म की आहट भी सुनाई नहीं दी। मुलाजिम कुछ इंतजार के बाद बाथरूम के दरवाजे के पास चला गया। मुलाजिम ने डरते डरते बाथरूम के दरवाजे पर दस्तक दी तो दरवाजा खुद ब खुद ही खुल गया।
मुलाजिम ने अंदर झांका तो अंदर कोई नहीं था। तब मुलाजिम ने अच्छी तरह से बाथरूम देखा और सीधा मलिक सादिक के पास पहुंचकर बता दिया कि कमरे में बहू जुनैद नहीं है। मलिक सादिक के लिए बात हैरानकुन थी कि जुनैद कहाँ चला गया। इसी दौरान एक दूसरे मुलाजिम ने आकर इत्तला दी कि जब वो सुबह उठा तो हवेली का गेट खोलने के लिए गेट पर गया तो खुंडा खुला हुआ था। मलिक सादिक ये सुनते ही चौंका। मंजूर को बुलाओ। आनन फानन मंजूर भी आ गया। जब मलिक सादिक ने इसे बताया तो सोचते हुए बोला, शहरी बाबू है, सैर के लिए निकल गया होगा। जब वो यहाँ है, वो कभी सैर के लिए नहीं गया। मलिक सादिक बोला, शायद आज मूड बन गया हो, मंजूर ने कहा। इस दौरान बिशारत भी आ गया। इससे भी पता चल गया था। बिशारत को देखते मलिक सादिक बोला, सुना तुमने जुनैद अपने कमरे में नहीं है। वो कहाँ जाएगा बाजी, आप तो ऐसे ही परेशान हो गए हैं। सैर वैर के लिए निकल गया होगा, अभी आ जाएगा। बिशारत लापरवाही से बोला। मलिक सादिक चुप हो गया। मंजूर कुछ और ही सोच रहा था। नाश्ते का वक्त भी गुजर गया था। मलिक सादिक की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। इस वक्त बिशारत के साथ बैठा हुआ था। बिशारत के ज़हन में जुनैद की बातें गर्दिश कर रही थी। जुनैद कहीं चला तो नहीं गया। वो कहाँ जा सकता है, आ जाएगा। अगर वो चला गया तो जानते हो क्या होगा। इस गांव में फैक्ट्री लगाने का मेरा ख्वाब अधूरा रह जाएगा। मेरी शान में जो 4 चांद लगने वाले थे वो नहीं लगेंगे, मलिक सादिक ने कहा। बिशारत ने पूछा, अब्बा जी एक बात तो बताएं, हमारे पास कितना पैसा और कितनी जमीन है। बिशारत का मतानत में डूबा चेहरा देखकर मलिक सादिक ने सवाल किया, तुम ये क्यों पूछ रहे हो। मैं सोच रहा हूँ कि इतना पैसा और इतनी जमीन होने के बावजूद हम और पैसा कमाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इस पैसे के लिए वो रिश्ता भी टूट गया जिसकी अहमियत पैसे और जमीन से ज्यादा थी। हम बेजान चीजों से रिश्ता जोड़ने के लिए इंसानी रिश्तों को क्यों भूल जाते हैं। ओए, ये तुमने कैसी बातें शुरू कर दी हैं। ये तुम किस रिश्ते की बात कर रहे हो जिसके टूटने का आज तुझे अफसोस हो रहा है। कहीं तुझे तेरी बीवी के जाने का अफसोस तो नहीं हो रहा। मलिक सादिक ने इसकी तरफ देखता हुआ कहा, जिस चीज का कभी एहसास नहीं हुआ, अब बड़ी शिद्दत से इस एहसास ने झंझोड़ कर रख दिया है। देख बिशारत, जो तुम सोच रहे हो सोचना बंद कर दो। दौलत से बढ़कर कोई रिश्ता बड़ा नहीं होता। बिशारत ने अपने बाप की तरफ गौर से देखा और बोला, फिर हम बाप और बेटे के रिश्ते में क्यों बंधे हुए हैं, एक दूसरे को छोड़कर दौलत को क्यों अहमियत नहीं देते। मैं आपकी क्यों मान रहा हूँ, किसी काम के लिए आप मुझे क्यों आवाज देते हैं, किसी जमीन के टुकड़े को क्यों नहीं बुलाते। 15 दिन पहले जब अम्मी की तबीयत खराब हुई थी तो इन्हें आधी रात को डॉक्टर के पास लेकर गया था। दौलत का अंबार इनकी खिदमत के लिए नहीं भागा था। नहीं अब्बा जी, दौलत से बढ़कर वो रिश्ते हैं जो खून के रिश्ते होते हैं, जो इंसानी रिश्ते होते हैं। मुझे अफसोस है कि मेरा बसा हुआ घर उजड़ गया इस दौलत की वजह से। बिशारत कहकर चला गया और मलिक सादिक दम्बा खुद खड़ा इसे जाता हुआ देखता रह गया। दोपहर हो गई थी। जुनैद का कहीं पता नहीं चला था। मलिक सादिक के अंदर एक तगय्युर ने जन्म ले लिया था। इसके अंदर जुनैद से ज्यादा अपने बेटे की फिक्र होने लगी थी। इसका ध्यान बार बार बिशारत की तरफ जा रहा था। इसकी बातें बार बार याद आ रही थी। दोपहर तक जुनैद की वापसी तो नहीं हुई, लेकिन मलिक सादिक के कदम अपने बेटे के पास जाने के लिए उठ गए थे। मंजूर ने बाप बेटे के दरमियान होने वाली सारी बातें सुन ली थी। वो बहाना करके हवेली से निकल आया था कि वो जुनैद को कहीं तलाश करता है। मंजूर सीधा मलिक खलील के पास पहुंच गया था। इसने जाते ही बाप बेटे के दरमियान होने वाली बातें इनकी गोशगुजार करने के बाद कहा, मुझे लगता है अब वो सुलह सफाई के लिए इस हवेली में आएंगे। मलिक खलील इसकी बात सुनने के बाद सोच में पड़ गया। फिर वो बोला, देख लेंगे, दूसरी खबर भी सुन ले। वो क्या है? जुनैद उस हवेली से गायब हो गया है, मंजूर ने बताया। कहाँ गायब हो गया वो? एकदम मलिक खलील ने से घूरा। इस बात का पता नहीं चल रहा कि वो अचानक कहाँ चला गया है। मंजूर सोचते हुए बोला, वो अकेला गया है कि मलिक सादिक की बेटी भी इसके साथ है? मलिक खलील ने पूछा। मैंने सबसे पहले यही देखा था। सुंबल हवेली में मौजूद थी। वो अकेला ही कहीं भाग गया है। तुम अभी वापस हवेली में चले जाओ और हर बात पर नजर रखो। मुझे एक एक पल की खबर दो। इसका भाग जाना ठीक नहीं है, मलिक खलील ने कहा। मंजूर उसी वक्त चला गया। इसके जाते ही इलियास कमरे में आ गया और बाप की तरफ मुस्कुराकर देखते हुए बोला, अदाकारी आप भी अच्छी कर लेते हैं। इलियास की बात सुनकर मलिक खलील हंसने लगा। दोनों बाप बेटा इस बात पर खुश थे कि उन्होंने मंजूर के इल्म में लाए बगैर उस गांव में अपने आदमी दाएं बाएं फैला दिए थे। मंजूर ने इन्हें आगाह किया था कि जुनैद भागने के लिए पर तोल रहा है। फिर जैसे जुनैद इस हवेली से भागा, मलिक खलील के आदमी ने जुनैद को काबू किया और रातों रात मलिक खलील की हवेली में पहुंचा दिया। इस वक्त जुनैद इसकी हवेली में एक तारीख कमरे में टूटी हुई चारपाई पर लेटा हुआ था। इसके हाथ और पांव बंधे हुए थे, आंखों पर पट्टी थी। जुनैद को कुछ इल्म नहीं था कि वो कहाँ है।